जल्दी बैठो बेटा, बातें नहीं। गर्ल्स, जो गर्ल्स बातें कर रही हैं बातें ना करें, और जो बातें कर रहे हैं वो सब गर्ल्स हैं, इसलिए प्लीज। चलिए भाई, लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने क्या हेडिंग सीखी थी? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अच्छा, ये बोला जाए फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, लेकिन इक्वल टू जीरो कब? डिस्क्रीट पॉइंट्स पर। अच्छा, जैसे मेन देखा जाए कि जब फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो तो इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा? जब वैल्यू फंक्शन की अपने राइट नेबर से छोटी और लेफ्ट नेबर से बड़ी। डिक्रीजिंग फंक्शन कब होगा? जब फंक्शन की वैल्यू अपने राइट नेबर से बड़ी और लेफ्ट नेबर से छोटी, तो फंक्शन कैसा होगा? डिक्रीजिंग। अच्छा, इंक्रीजिंग के केस में इनइक्वालिटी साइन सेम रहता है और डिक्रीजिंग के केस में चेंज हो जाता है। बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इन्हीं पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले तो आज थोड़ा एक दो क्वेश्चन स्टार्टिंग में छोटे लेते हैं, देन सारे के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स बेस ई माइनस का 2x अपॉन एक्स प्लस 1, 2x अपॉन एक्स प्लस 1 ये फंक्शन है। आपको ये बताना कि किस इंटरवल के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखना है तो इस फंक्शन को क्या करोगे? डिफरेंशिएट। तो सबसे पहला स्टेप है इसको डिफरेंशिएट करें। आई होप कि सभी लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको। एफ का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, जो बच्चे नहीं कर पा रहे इधर देखें, log एक्स का 1 अपॉन एक्स, इस जगह पर कोसेंट रूल लगेगा। ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2 इंटू नीचे वाला फंक्शन माइनस का नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1 इंटू ऊपर वाला फंक्शन और अपॉन में नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। आप इसमें इसके फैक्टर्स करके देखें, एलसीएम लेकर के फैक्टर्स कर लीजिए। इस जगह पर जो एलसीएम मिलेगा वो x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा। कुछ ऊपर न्यूमरेटर में फैक्टर फॉर्म बचेगी। कितना बच रहा है? x माइनस 1। और कोई फैक्टर बच रहा है? केवल एक ही फैक्टर बच रहा है, x माइनस 1। चले सभी लोग कैलकुलेट करके दो, क्या ये एफ डैश एक्स निकल के आ रहा है? अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ये देखना होता किस जगह पर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है और किस जगह पर नेगेटिव। तो हम लोग एफ डैश एक्स का साइन कन्वेंशन बनाए, तो यहां से -1 आया, यहां से +1 आया। सबसे पहले ऊपर कर्व बनता है तो ऊपर का मतलब वेवी कर्व कैसा होगा? पॉजिटिव। अब 1 यहां से आया, पावर कैसी? ऑड। ऑड मींस चेंज, तो अपवर्ड से कर्व डाउनवर्ड जाएगा, मतलब चीजें कैसी मिलेंगी? नेगेटिव। -1 यहां से आया, पावर कैसी? इवन, तो सेम कर्व डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड ही रहेगा, आगे भी नेगेटिव। बट जो हम लोग ये फंक्शन ट्रीट करेंगे, वी नो दैट लॉग दिख रहा है ना, तो लॉग भी तो डिफाइंड होना चाहिए। तो इसके अंदर वाली क्वांटिटी
पॉजिटिव होनी चाहिए, तो 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x की वैल्यू किससे ग्रेटर, -1 से ग्रेटर। तो हमें ये जो इधर -1 के इस साइड है इसमें हमें देखना ही नहीं है, क्योंकि ये पोर्शन अपने डोमेन में नहीं है। तो अब किस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, -1 से 1 में, क्यों, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव कैसा है, नेगेटिव, और 1 से इनफाइनाइट में फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। लिखा हुआ एक इंफॉर्मेशन गिवन है, x1 ग्रेटर देन x2 है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। देन आपको ये बताना है x1 माइनस टेन इनवर्स x1 इज ग्रेटर देन x2 माइनस टेन इनवर्स x2, ये प्रूव करना है, ये आपको प्रूव दैट, ये प्रूव करना है। आपको इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है x1 की वैल्यू x2 से ग्रेटर है, x1 की वैल्यू यदि x2 से ग्रेटर है तो x1 माइनस टेन इनवर्स x1 इज ग्रेटर देन x2 माइनस टेन इनवर्स x2, ये चीज आपको प्रूफ करनी है। तो ऐसे कुछ ऑप्शन होंगे, वहां पर ऐसा लिखा होगा या फिर ऐसा लिखा होगा x1 माइनस x2 इज ग्रेटर देन टेन इनवर्स x1 माइनस टेन इनवर्स x2। इन्हीं में इधर उधर करके 4 ऑप्शंस बना देते हैं। एनीवन, एक बच्चे से हो रहा, और कोई, कैसे करोगे बेटा? बिल्कुल। अब इन्होंने कहा कि सर हम एक फंक्शन मान लेंगे, क्यों मानेंगे, इधर दिख रहा सर x माइनस टेन इनवर्स और उधर भी दिख रहा x माइनस टेन इनवर्स, बस x की जगह एक बार क्या रखा, x1 और एक बार क्या रखा, x2। तो ऐसा कुछ लग रहा कि दोनों तरफ वही सेम फंक्शन है, बस x की वैल्यू एक बार x1 रखे और एक बार x2। तो इन्होंने कहा कि सर एक फंक्शन मान लेते हैं, एक जनरल फंक्शन माना कि x माइनस टेन इनवर्स x ऐसा मान लिया। अच्छा, x की जगह x1 रखोगे तो ये वाली लेफ्ट हैंड साइड बनेगी, और जब x की जगह x2 रखोगे तो कौन सी साइड बनेगी, राइट हैंड साइड बनेगी। मतलब ये कुछ इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। अब हम लोग ये देखें, जैसे कि हमें पता कि इसमें इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो हमें यह तो पता होना चाहिए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, क्योंकि बोथ साइड जब फंक्शन हम लोग लेंगे तो उसमें यह पता होना चाहिए कि भाई फंक्शन लेते समय कि फंक्शन लिया तो उसमें इनइक्वालिटी साइन सेम रहेगा या चेंज होगा। तो अब बहुत ध्यान से देखो, अब इसको पता करने के लिए कि यह फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, इसका क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन, x का डेरिवेटिव 1, टेन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, एलसीएम क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इधर गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहां पर आपका बचा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये वाली क्वांटिटी क्या कभी नेगेटिव हो सकती है, क्या ये क्वांटिटी जीरो हो सकती है, हो सकती है, और पॉजिटिव भी। तो हमें पता है एफ डैश एक्स जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। इट मींस आपका जो एफ डैश एक्स निकल के आया, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन किसकी है, इंक्रीजिंग, बट इक्वल टू जीरो डिस्क्रीट पॉइंट्स पे होगा और केवल एक ही पॉइंट पर है, x इक्वल टू जीरो पर है। तो ये हमें मिल गया कि ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। अब बहुत ध्यान से देखो, एक बार इंफॉर्मेशन अपने पास गिवन है, क्या गिवन है, x1 ग्रेटर देन क्या गिवन है, x2। अब बोथ साइड f लोगे तो इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इंक्रीजिंग फंक्शन हमने बोथ साइड लिया, इधर fx1 हो गया, इधर हो जाएगा fx2 हो जाएगा, तो इनइक्वालिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हमें दिख रहा कि ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। और यहां डिक्रीजिंग आ जाता तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता। तो यहां पर fx1 कैसे निकालोगे, x की जगह x1 रख दीजिए, तो ये बनेगा x1 माइनस टेन इनवर्स x1 इज ग्रेटर देन, fx2 कैसे निकालोगे, x की जगह x2 रख दीजिए, तो x2 माइनस टेन इनवर्स x2। इसको स्पीड में नोट कर ले बेटा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने किया था। लेट f डबल डैश x लेस देन 0 एंड let gx इक्वल टू f3 माइनस एक्स प्लस का fx माइनस 9 x माइनस 9,
then find interval for increasing and decreasing function, for increasing and decreasing function। मतलब आपको बताना कि कब किस इंटरवल के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग। क्या इस तरीके का लास्ट लेक्चर पे कुछ क्वेश्चन किया था हम लोगों ने? तो एक बार उसको भी देख सकते हैं और सोच सकते हैं। एक्स की कोई वैल्यू नहीं गिवन बेटा, कोई भी वैल्यू यहां पर एक्स के बारे में नहीं गिवन है। चलिए आप केवल इंक्रीजिंग के लिए सॉल्व करो, जैसे हम इंक्रीजिंग के लिए सॉल्व करेंगे उसी तरीके से डिक्रीजिंग के लिए हो जाएगा। दोनों के लिए सॉल्व कर लेंगे, पहले आप इंक्रीजिंग के लिए सॉल्व करो। एक चीज सॉल्व करें, एक्स की कोई एक्स का इंटरवल नहीं है यहां गिवन। जैसे लास्ट लेक्चर पे जब हम लोगों ने किया था वहां एक्स का इंटरवल था, बट यहां एक्स का कोई भी इंटरवल गिवन नहीं है। एक्स का कोई इंटरवल नहीं गिवन मतलब पूरी रियल वैल्यूज में देखना है आपको, सारी रियल वैल्यूज के लिए। लास्ट लेक्चर पे जो क्वेश्चन किया था वो 0 से 8 के बीच में था, 0 से 8 के बीच में, बट यहां कोई इंटरवल में नहीं देखना है, पूरा का पूरा रियल नंबर में देखना है। किससे किससे हो जाएगा? अरे सेम क्वेश्चन किया लास्ट लेक्चर पे, एक बार उसको देखो तो। इंक्रीजिंग के लिए 6 to इनफाइनाइट, ओके। और कोई? चलिए सबसे पहले यार ये चीज बताओ, ये जो एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो इसका फंक्शन होगा, इसका फंक्शन कौन? एफ डैश एक्स। इसका जो फंक्शन होगा एफ डैश एक्स, इसका बिहेवियर कैसा होगा? इसका बिहेवियर डिक्रीजिंग होगा। अरे जैसे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 हो तो वो फंक्शन कैसा होगा? तो अभी इसको हम लोग फंक्शन माने एफ डैश को, तो एफ डैश को फंक्शन माना तो इसका डेरिवेटिव कैसे लिखा हुआ है? लेस देन 0। तो ये फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 तो सिंगल डेरिवेटिव वाला कैसा फंक्शन होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? लास्ट लेक्चर पे भी ये चीज यूज हुई थी। चलिए अब इसमें आगे हम लोग देखें, इसमें किसका इंटरवल निकालना है? कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग गिवन है? लेट gx is this, find interval for increasing gx। आपका कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है? gx फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो उसके लिए इंटरवल निकालना है। अभी करो, क्योंकि उसमें फंक्शन नहीं बताया था कि कौन सा इंक्रीजिंग है। बेटा प्लीज आपस में डिस्कस नहीं। यदि gx फंक्शन इंक्रीजिंग है तो किस इंटरवल के लिए? डबल डेरिवेटिव f का लेस देन 0 है, मतलब f का सिंगल डेरिवेटिव डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। चलिए अच्छा, किसका इंटरवल फाइंड करना? किस फंक्शन के रेस्पेक्ट में? g के रेस्पेक्ट में। क्या गिवन है? गिवन है आपको कि gx कैसा फंक्शन है? आपको गिवन है gx किस तरीके का फंक्शन है बेटा? इंक्रीजिंग फंक्शन है। और gx यदि इंक्रीजिंग है तो g डैश x क्या हो जाएगा? अरे g डैश x क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। अरे gx फंक्शन ऐसा गिवन है कि इंक्रीजिंग है, तो आप क्या बोलोगे? इंक्रीजिंग तो तभी होगा जब g डैश x ग्रेटर देन 0। तो एक काम करें, g डैश x निकालें, g डैश x निकाल के देखें
f का डेरिवेटिव f डैश, आगे क्या लिखा है 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स का अगेन करोगे माइनस आ जाएगा। अच्छा इसका f का डेरिवेटिव f डैश, आगे क्या लिखा है x माइनस 9, एक्स माइनस 9 का अगेन करोगे 1 आएगा। अभी g डैश को आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे ग्रेटर देन 0। क्यों लिखोगे, क्योंकि गिवन है फंक्शन कैसा, अरे g वाला फंक्शन कैसा इंक्रीजिंग, तो उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 करोगे। अपने पास ये इनइक्वालिटी बन गई। अब इस इनइक्वालिटी को हम लोग सॉल्व करते हैं। इधर लिखा हुआ है f डैश x माइनस 9 और ये माइनस वाला उठा करके इधर फेंक दें तो माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा f डैश 3 माइनस एक्स। अब बहुत ध्यान से समझो, यहां जो इनइक्वालिटी है f के टर्म में है। यदि f डैश रिमूव करें तो f डैश रिमूव करोगे तो क्या x वाली वैल्यूज बचेंगी। अच्छा ये फंक्शन जो रिमूव किया गया है इसका बिहेवियर, f डैश वाले का बिहेवियर डिक्रीजिंग है, तो ये यहां पर इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस एक्स इधर भेजोगे 2x हो जाएगा और माइनस 9 इधर भेजोगे ऐड हो जाएगा, कितना बचेगा 12। तो x लेस देन 6, x की वैल्यू किससे छोटी 6 से छोटी। यदि x की वैल्यू 6 से छोटी होगी तो gx फंक्शन कैसा होगा, अरे सिंपल सा है इंक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग कितने में, अरे इसका जस्ट अपोजिट जो बचा उसमें डिक्रीजिंग हो जाएगा। आप चाहो तो यहां पे करके देखोगे, डिक्रीजिंग के लिए यहां लेस देन 0, तो जब वहां लेस लिखोगे यहां लेस, यहां ग्रेटर हो जाएगा, यहां ग्रेटर मतलब x ग्रेटर देन 6। और 6 के उधर बिहेवियर कैसा अलग है, इधर बिहेवियर अलग है, तो 6 पे हम कुछ कहेंगे नहीं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, क्योंकि दोनों तरफ बिहेवियर अलग है। चलिए एक और क्वेश्चन, लेट fx इक्वल टू, बेटा प्लीज आपस में बात करनी तो बाहर क्लास के चले जाओ, खूब आपस में बात करके फिर आ जाओ, बिल्कुल बात नहीं करना है। जितना आ रहा है वो देखो, नहीं आ रहा है तो चुपचाप बैठो। 1 माइनस एक्स माइनस का एक्स क्यूब। अच्छा एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्म कर दूं, ये सब छोड़ो, कल सिलेबस रिड्यूस हुआ है और कल आपको शाम को लेक्चर भी दिया गया होगा कि ये रिड्यूस वो रिड्यूस ये रिड्यूस। आप क्या करने आओ, यहाँ किसकी कोचिंग करने आओ, कौन सा कॉलेज चाहते हो, आईआईटी चाहते हो, तो आईआईटी में कुछ रिड्यूस नहीं होता है एडवांस के पेपर में, समझ रहे हैं। कौन सी चीजें रिड्यूस्ड हम आपको बता दें, केवल वो पोर्शन जो एडवांस में नहीं होता था, जैसे हम लोग बात करें मैथमेटिकल रीजनिंग एडवांस में नहीं आती थी, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। अब ये उसमें लिख के आया हाइट एंड डिस्टेंस, तो हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब हाइट एंड डिस्टेंस छोड़ो, वो तो है तो ट्रिग्नोमेट्री में, उसको कहीं भी मिक्स कर सकते हैं, कैसे भी मिक्स कर सकते हैं। ये मत सोचना कि हाइट एंड डिस्टेंस रिमूव हो गया, वो सब ये फर्जी की बातें होती हैं उसमें, वो कहते हैं ये रिमूव हो गया, बट वो कहीं भी हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब टेन थीटा कॉट थीटा साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल। अरे बोलो भाई, फिर उसमें उन्होंने बोल दिया कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, अरे कहीं भी इक्वेशन बन सकती है, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब वो है। इतनी बात समझ में आ रही। तो आप केवल एक चैप्टर रिमूव माने कौन सा मैथमेटिकल, इसके अलावा कुछ भी, उसमें कोऑर्डिनेट में रिमूव कर दिया टेंजेंट नॉर्मल प्रॉपर्टीज, अरे वही तो एडवांस का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो वो अभी नहीं पढ़ोगे फिर आगे का जो मेन एम है वो बर्बाद हो जाएगा। तो उसको ये मत सोचना ये सब रिमूव हो गया, वो सब पढ़ना है, क्योंकि यार टेंजेंट नॉर्मल वो कुछ भी कहीं भी मिक्स कर सकते हैं, वो बोल रहे हैं कि रिमूव है, मिक्सिंग कहीं भी हो सकता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में तो है, अरे कहीं भी हटा दिया, लेकिन वो है सिलेबस में। आ रही बात समझ में, वो कहने का मतलब है कि ये रिमूव है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट रिमूव है। अरे बिना डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज से बहुत सारे क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होंगे। तो ये याद रखना, केवल बस एक चैप्टर आप में रिमूव कर दिया गया, कौन सा, कौन सा, अब इंडक्शन बहु मारेंगे। इंडक्शन आज तक कोई चैप्टर पढ़ा तुमने, हम तुमको इंडक्शन बना देंगे अभी हम। तो वो तो पहले से इंडक्शन का मतलब हीट एंड ट्रायल, 1 रखो 2 रखो 3 रखो n रखो,
ये इंडक्शन, ये तो करते रहते हो हीट एंड ट्रायल की इक्वेशन बनी, वन रख दिया, सेटिस्फाई हो गया, वही इंडक्शन है। तो इंडक्शन हट गया? अरे बोलो, अरे वो तो हर जगह कोशिश करते हो कि इंडक्शन लगा दे, तो ये रिमूव नहीं है। ये तो सबसे पहली अप्रोच हम लोगों की रहती है कि मैथमेटिकल वन रख के देखें, अच्छा कुछ ऐसा आ जाएगा, टू रख के देखें शायद सेटिस्फाई कर जाए, तो वो तो सबसे पहली अप्रोच होती है। कौन सा केवल चैप्टर नहीं पढ़ना है और सब पढ़ना है, ठीक है। दूसरी चीज, केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में एस ब्लॉक ये पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग में। अरे केमिकल बॉन्डिंग में है, सब कुछ है। हाँ, आप कौन सा चैप्टर ना पढ़े, पॉलीमर। आप पॉलीमर चैप्टर, जैसे उसमें मैथमेटिकल रीजनिंग मैंने बोला, इसमें पॉलीमर ना पढ़े, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाला, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ड्रग्स वाला, केवल ये तीन चीजें ना पढ़ना और सब पढ़ना। सरफेस केमिस्ट्री भी बहुत फिजिकल में यूज होती है, तो ये मत सोचना सरफेस केमिस्ट्री रिमूव, वो कहीं भी उसका फिजिकल केमिस्ट्री में यूज कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। और फिजिक्स में कौन सा वाला है, कम्युनिकेशन, वो छोड़ दो, वो नहीं आएगा, है ना। और जैसे मैग्नेटिज्म में कुछ चीजें रिमूव हुई हैं, वो पहले से जिंदगी में नहीं आया है, ठीक है, तो वो आएगा भी नहीं, चाहे मेंस हो चाहे एडवांस। और जितना भी फिजिक्स में है सब है जेई एडवांस में। तो हमने ये आपको कुछ चैप्टर्स बता दिए, केमिस्ट्री में 2-3 चैप्टर हो गए, पॉलीमर, एवरीडे, एनवायरमेंटल, ठीक है। सॉलिड स्टेट पढ़ लेना, समझ रहे हैं वो। लेकिन अब तुम लोग कहोगे हमको पूरा फर्स्ट रैंक थोड़ी नहीं लानी है ना, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, 70% करें, है ना। सॉलिड स्टेट का वैसे एडवांस में क्वेश्चन तो मुश्किल रहता है, बट आ सकता है डेंसिटी बेस्ड। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको नहीं आता है? अरे आता है। अब वो फिगर बना दिया कुछ भी, उन्होंने बोल दिया ये आपका एफसीसी है या बॉडी सेंटर सेल है, वो उन्होंने उसको डिफाइन कर दिया, पूरा बता दिया कि एफसीसी ऐसा होता है तो इसकी कितनी इफिशियंसी है, पैकिंग इफिशियंसी। जब वो पूरा पैराग्राफ पूरा डिफाइन करके दे देंगे तब तो आपको करना पड़ेगा। अब उसमें ये तो नहीं कि आपने नहीं पढ़ा, अरे जब उसमें हर चीज डिफाइन कर दे रहे तो आपको करना है। इसलिए ये मत सोचना कि वो चीजें रिमूव है, तो ये सब कहीं से कैसे भी वो पूछ सकते हैं। ये तो और बढ़िया हो गया एडवांस वालों का, अच्छे बच नहीं रहे। अच्छा इसके साथ ये भाई सिलेबस में नहीं, इसके साथ मिक्स कर दो, थोड़ा सा डेंसिटी को मिक्स कर दिया। अब उसमें है तो शेप ही मॉलिक्यूल्स हैं, स्फेरिकल शेप ले रहे हैं सॉलिड उसमें, तो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। वो मिक्सिंग और बढ़िया बना देंगे। हाँ, ज्यादा बढ़िया टफ मिक्सिंग नहीं करेंगे, सिंपल सिंपल चीजें मिक्स कर देंगे। तो यदि आपको जेई वाले जो बच्चे हैं, वैसे जो जेई नहीं मेन सेंस करना तो 70% कवर कर लो, ये सब छोड़ दो, है ना। लेकिन जिनको आईआईटी निकालना है वो याद रखना यार, सबसे इंपॉर्टेंट टेंजेंट नॉर्मल है मैथ्स में, एस ब्लॉक है ना, पी ब्लॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। इनके क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो ये सब छोड़ना नहीं है यदि आपको वहां जेई एडवांस का पेपर अच्छा करना है तो, ठीक है। वैसे आपकी मर्जी, जो छोड़ो चाहे ना छोड़ो, ठीक है। आप सारे चैप्टर तो वैसे भी नहीं कवर कर सकते हो, तो जो रिमूव्ड वाले हैं वो आपकी मर्जी छोड़ सकते हैं, जो रिमूव नहीं है वो अच्छे से उसको प्रिपेयर कर सकते हो। हाँ बोलो। वहीं रखी होगी, अभी क्लास डिस्टर्ब नहीं करना अब दोबारा, ठीक है। तो जो बच्चे आईआईटी की, मेन आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कुछ भी रिमूव ना माने। हमने 3-4 चैप्टर बताए, वो रिमूव माने। और कुछ भी कहीं कैसे भी वो क्या कर सकते हैं, उसको एडवांस में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये मत सोचना अच्छा कहीं से यूज हो गया तो ये आउट ऑफ सिलेबस है ही नहीं, वो तो भाई कॉन्सेप्ट है। केमिकल बॉन्डिंग में एस ब्लॉक आ जाएगा, अरे आएगा कि नहीं बताओ। तो एस ब्लॉक क्या रिमूव हो गया? नहीं रिमूव हुआ। अब वो एलिमेंट तो है, अब एस ब्लॉक का कोई एलिमेंट तो आपसे बोलेगा पीरियोडिक टेबल आपके सिलेबस में, तो अरे है कि नहीं, तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, तो पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक है कि नहीं, फिर वो सब है। फिजिकल केमिस्ट्री में सरफेस केमिस्ट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। अरे सरफेस केमिस्ट्री में A2 रखने पर कौन बताएगा? हाँ
बताना चाहिए, बताओ। मैंने ये बोला है टू पुट करने पर ये फंक्शन कितना आंसर देगा। y की वैल्यू x की जगह 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4, यहां 2 रखोगे तो e की पावर -2 मतलब नीचे चला जाएगा, तो क्या बचेगा 4 अपॉन ई स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी कैसी, पॉजिटिव या नेगेटिव? ऊपर 4 भी पॉजिटिव, ई स्क्वायर भी पॉजिटिव, 2 के सामने कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। और ये जो वैल्यू है वो एक्चुअल में यहां पर देखोगे वाई एक्सिस पर कितनी है, 4 अपॉन ई स्क्वायर। तो इतना तो पता कि कर्व यहां से भी पास होगा और यहां से भी पास होगा, और इतने में इंक्रीज करेगा। अब वो ऐसे इंक्रीज करेगा या ऐसे इंक्रीज करेगा, वो कॉन्केविटी पे डिपेंड करेगा। तो कॉन्केविटी छोड़ो तो लगभग तो रफ मिल जाएगा कि इतने में ऐसे बनने वाला या ऐसे। मान लो कहीं और कुछ इंटरसेक्शन कराना होगा तो वो तो सिंपल सा होगा, कॉन्केविटी की वहां जरूरत नहीं होगी। चलो भाई, अब ये 2 पॉइंट मिल गए। अच्छा, अब लफड़ा कहां पर है, यदि इस वाले वेवी कर्व में देखें तो 0 2 पे तो चीजें मिल गई, माइनस इनफाइनाइट पर कितना होगा, रख के बताओ इसमें माइनस इनफाइनाइट। कौन बताएगा? जिसको बोलना है रेज योर हैंड। तब क्या बताया जाए, हम किसको मैथ पढ़ा रहे हैं? हाँ बताओ। इनफाइनाइट आएगा तो देखते हैं क्यों आएगा, कैसे आएगा वो देखते हैं। हमने x की वैल्यू क्या बोली, माइनस इनफाइनाइट, तो रखते हैं। इधर समझना बेटा, इसमें x की वैल्यू इनफाइनाइट डायरेक्टली नहीं रख सकते, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्योंकि ये एक्चुअल में पता नहीं है तो लिमिट पे ही निकालेंगे। अरे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट पता है क्या है, नहीं तो लगभग वैल्यू पता चलेगी। फंक्शन कितना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स, बोलो भाई। इसमें रखें तो माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर प्लस देगा, और e की पावर माइनस इनफाइनाइट लिखवाया कई बार, e की पावर माइनस इनफाइनाइट। अरे कितना आएगा, अब इसी में पक्का 0। तो ऊपर कैसी वैल्यू, ऊपर कुछ वैल्यू है और नीचे कितना 0, तो एनीथिंग अपॉन 0 कितना, इनफाइनाइट। इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट पर वैल्यू कितनी, इनफाइनाइट। अभी किसी को दिक्कत तो पूछ लो, सर ये 0 क्यों, वो क्यों, वो क्यों, कैसे क्यों? पक्का? तो इसको रफ कर दें, माइनस इनफाइनाइट के सामने वैल्यू, अरे माइनस इनफाइनाइट के सामने लिख भी दिया तब भी नहीं बता पा रहे हो, माइनस इनफाइनाइट के सामने, तो माइनस इनफाइनाइट यहां इसके सामने वैल्यू क्या मिलने वाली है, प्लस इनफाइनाइट। पक्का? अच्छा इनफाइनाइट दो, ये 0 पे पता चल गया, 2 पे, माइनस इनफाइनाइट पे, अभी कौन बचा, प्लस इनफाइनाइट। प्लस इनफाइनाइट पे देखते हैं, इसमें रखते हैं लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर x। जब यहां x की जगह इनफाइनाइट रखोगे तो नीचे इनफाइनाइट हो जाएगा, ऊपर कोई नंबर होगा, अरे इनफाइनाइट का स्क्वायर रहेगा कोई नंबर का स्क्वायर, ऐसा मान के चले, तो एनी नंबर अपॉन इनफाइनाइट लगभग। पक्का? तो इनफाइनाइट पर कितना, अरे इनफाइनाइट पर कितना 0। यदि ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो वो एल हॉस्पिटल लगा देना, सीमा बीमार कर देना, तब भी आ जाएगा। अरे बोलो भाई, जैसे एल हॉस्पिटल लगाओगे एक्स स्क्वायर का, ई की पावर एक्स का, अभी भी मन नहीं भरा तो एक बार और लगा दो, 2 अपॉन ई की पावर एक्स। अरे बोलो, पूरा लगा के दिखाए, हाँ पक्का आ रहा है ना? ठीक है, तो इनफाइनाइट पर कितना बेटा, 0, इनफाइनाइट पर 0, तो ये ऐसा, इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट के सामने यहां कर्व होगा, और 0 पर यहां होगा, 2 के सामने यहां होगा, इनफाइनाइट पर यहां होगा, एग्जैक्टली तो 0 नहीं मिलेगा। अरे इनफाइनाइट पुट कर रहे हैं, वो तो पता नहीं है ना, लगभग 0 लिखेंगे, लिमिट लिखा है, तो 0 से छोटे में फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। अरे थोड़ा अच्छे से कर्व बना देना, और 0 से 2 के बीच में, बोलो भाई कोई दिक्कत तो नहीं, और 2 से यहां तक इनफाइनाइट तक
अरे जीरो के इधर कैसा डिक्रीजिंग, 0 से 2 के बीच में इंक्रीजिंग, और 2 के इधर, और कर्व ही रहेगा, कहीं शार्प वार्प कॉर्नर नहीं है। ये बढ़िया से बढ़िया खूबसूरत बनाना, ये कर्व बना लो। अब जैसे ये बोला जाए आपसे, इधर सुनो, इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस बताओ, इस तरीके की इक्वेशन पूछी जा सकती है, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? कितने सॉल्यूशन? अरे ये इक्वेशन है ना, सॉल्व तो नहीं कर सकते, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है। इसका ग्राफ पता है, ये y इक्वल टू 10 है, y इक्वल टू 10 इसके भी ऊपर होगा कि नहीं? अरे 4/e² के ऊपर होगा, तो ये लाइन बनेगी, ये जो लाइन होगी y इक्वल टू 10, इसको कितनी जगह कट करेगी? एक जगह। कितने सोल्यूशन? जैसे मैं यहां पर 10 की जगह 1/2 कर दूं, तो इसका मतलब ये यहां से जाएगा? नहीं जाएगा, अभी भी ऊपर से जाएगा। देख लो भाई, ऊपर कितना? 4, नीचे कितना? तो ये नीचे बड़ा है, नीचे बड़ा, अब कितना बड़ा है? तो वो 1 से तो छोटा आएगा, कितना आएगा? 2 से, 1/2 से। अब ये देखना पड़ेगा आपको, समझो 1/2 से बड़ी वो क्वांटिटी या छोटी? अब वो तो बहुत खतरनाक कैलकुलेशन बन रहा है। एक काम ये करें, तुमको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, 4/e² माइनस 1/2, अभी समझ में आ जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यू है किससे छोटी? अरे 4/e² से छोटी की नहीं, इसका मतलब लाइन यहां बनेगी, तो कितने इंटरसेक्शन? 3, तो कितने सॉल्यूशंस? 3। तो ऐसे वो इक्वेशन बना सकते हैं। अरे समझ में आ रहा, वो ऐसे क्वेश्चंस पूछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसे कुछ कर्व वर्व दे देते हैं और उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे इक्वेशन के, तो वहां पर ऐसे रफ स्केच बनानी पड़ सकती। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसे रफ स्केच का। दुनिया का कितना भी गंदा कर्व हो आप बना सकते हो, किसकी मदद से? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, और मैक्सिमम मिनिमम और सीख लोगे तो कॉन्केविटी भी बना ले जाओगे। जैसे यहां पर हम लोगों ने कॉन्केविटी बनाई ना, ये कॉन्केविटी कैसी बनाई? अब ये पता चला ऐसा होता है, डाउनवर्ड भी तो हो सकती थी। तो ये जो कॉन्केविटी वाली चीज है वो किससे आएगी? मैक्सिमम मिनिमा से आ जाएगी। क्लियर है? तो आगे चल के ये कॉन्केविटी भी सीख जाएंगे। चलिए एक और ग्राफ लेते हैं, मतलब फंक्शन f(x) इक्वल टू 3 cos की पावर 4x प्लस का 10 cos क्यूब x प्लस का 6 cos स्क्वायर x माइनस का 3, x बिलोंग्स टू 0 से पाई, किसके बीच में? 0 से पाई के बीच में। इस इंटरवल में आपको 0 से पाई के बीच में बताना कहां पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, कहां पर डिक्रीजिंग होगा, और इसका ग्राफ भी बनाना है। क्या बनाना है इसका? कॉस का ग्राफ आता है, अरे कॉस का ग्राफ आता है, तो कॉस की पावर 4 क्यूब, ये सब तो अपने आप आता है। अरे बोलो, बताओ बेटा, आप बताओ कैसे बनाओगे? कॉस का ग्राफ पता है तो कॉस की पावर 4 का ग्राफ कैसे बनेगा? चलो सबसे पहले तो इंटरवल निकालो, बाद में ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आधे तो इसमें कॉस का ग्राफ नहीं जानते होंगे, बुलाएं आधों को, कॉस का ग्राफ ड्रॉ कराएं। गर्ल्स में देखते हैं पहले, बेटा कॉस का ग्राफ बनाओ सब लोग अपनी नोटबुक में। इधर उधर जिसने भी देखा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, एक दूसरे की नोटबुक में ये छापा किसी ने, उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ये समझ लेना। चीटिंग नहीं। गुड। कॉस का ग्राफ चीटिंग नहीं करनी है। कॉस एक्स का ग्राफ, बच्चे बना ले रहे हैं कॉस का ग्राफ, लगभग सबको आ रहा है। बेटा आपने नहीं बनाया कॉस का ग्राफ?
अच्छा इधर बनाया है, दिखा नहीं मुझे। बिटिया देवी माता, अब तुम देख सकती हो, तुम्हारे लिए छूट है, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तुम देख भी लो, कोई दिक्कत नहीं। आप बनाओ बेटा कॉस का ग्राफ। हाँ ठीक है। अच्छा रटा है। अच्छा। अच्छा गुड। हाँ बढ़िया। लगभग लगभग बच्चों को कॉस का ग्राफ आता है। मैंने तो बहुत कम सोच लिया था, नहीं अच्छे बच्चे हो आप लोग सब, बढ़िया गुड। पढ़ो, ये कॉस का ग्राफ है। बाबा बनने घूम रहे हो, कॉस का ग्राफ नहीं बना पा रहे हो। हाँ कॉस का ग्राफ। मतलब सीधी सी बात है, यदि आपका ग्राफ सही है तो उसमें क्या घूरना है। हाँ तो सही है ना, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कह दो कि नहीं सही है तो कहेगा नहीं सही है। जब तुमको आता है तो सही है, हम भी गलत हो सकते हैं, हम भी इंसान हैं, हमको वहां तक नहीं दिख रहा है। बैठो, सही है। चलिए इसमें क्या फाइंड करना है। इंटरवल किसके लिए, उसके लिए, किसके लिए, इंटरवल किसके लिए, इंक्रीजिंग, और वो भी किसके बीच में, 0 से पाई। तो सबसे पहले क्या करोगे, डिफरेंशिएट। तो आपने इसको डिफरेंशिएट किया होगा, और डिफरेंशिएट करने के बाद कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म बनी होगी, किसी का कुछ बना। कौन बताएगा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इसका डिफरेंशिएशन सिंपल करने पर, कॉमन ऑमन लेने पर क्या बचा, कितना बेटा, 2 cos² x, आगे बेटा प्लस का 5 cos x प्लस का 2। क्या ऐसा बच रहा है, ये गड़बड़ हो गया कुछ है, कुछ और आ रहा है। एक मिनट, कौन बताएगा, हाँ बताओ। 6 cos x इंटू cos x प्लस 2 इंटू में अगेन 2 cos x प्लस 1, ये बन रहा है, ये भी नहीं। क्या कैलकुलेशन है भाई, ये रफ करें। अरे हम डिफरेंशिएट कर ले, बताओगे, बताओ बेटा कितना आ रहा है, माइनस का 6 sin 2x cos x प्लस 2, 4 cos x प्लस 2 में 2 कॉमन ले लो तो लिख दो। अच्छा चलो 4 cos x प्लस 2, ये बन रहा है क्या, नहीं। तो हर बार कुछ नहीं बनेगा, इससे बड़े डिफरेंशिएट कर ले।
अरे बोलो भाई, डेरिवेटिव कर ले। तुम लोग तो खतरनाक खतरनाक आंसर बताओगे। भैया देखो इधर डिफरेंशिएशन देखो, 3 आगे, 4 उचक्के, 4 तिया 12, कॉस की 1 पावर कम। लेकिन कॉस चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि एक बार और डिफरेंशिएट, तो क्या बनेगा? इसमें किसी को कोई दिक्कत? चलिए ये 10 × 3 कितना? 30। 30 बना, 1 पावर क्या हो गई? कम हो गई। और कॉस बोलेगा एक बार और डिफरेंशिएट, तो क्या बनेगा? 6 × 2 = 12। कॉस लिखा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और -3 का डेरिवेटिव 0। चलिए भैया क्या किया जाए, कुछ कॉमन ऑमन है? 6 -b 6b और साइन एक्स भी और कॉस एक्स, ये कॉमन है। इतना कॉमन आया, -6 गया, कितना बचा? 2 कॉस स्क्वायर। अच्छा अभी यहां से कितना गया? यहां कितना बचा? 5। कितना बचा? कॉस। और यहां पर कितना बचा? 2। बस इतना बच रहे। इसके फैक्टर वेक्टर, ये कितना? -3 साइन 2x, -3 साइन 2x हो गया। और फिर आगे क्या बचा? 2 cos x + 1, इसके फैक्टर पक्का। आगे कौन सा फैक्टर? cos x + 2। देखो भाई, इसमें किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछो भाई। अच्छा इसमें किसके किसके कारण साइन चेंज नहीं होगा? x की वैल्यू किसके बीच में? 0 से पाई, तो 2x ज्यादा हो जाएगा, तो इसमें लफड़ा हो सकता है। एक काम करो, साइन 2x को हम लोग 2 साइन इंटू कॉस ही रहने दे। -6 था, साइन इंटू कॉस। समझना बेटा, ऐसा क्यों किया, रीजन क्या है? अभी साइन बोलेगा, कोई साइन कन्वेंशन चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके बारे में 100% पता है। क्या पता है? साइन कैसा होगा? क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि 0 से पाई कौन कौन से क्वाड्रेंट? फर्स्ट और सेकंड, इसलिए ये साइन कन्वेंशन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और ये वाली भी क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि कॉस की वैल्यू सबसे छोटी कौन सी? -1। और -1 में 2 ऐड करोगे तो सबसे छोटे पर भी पॉजिटिव दे रहा है, तो ऑब्वियस आप ऐसे देखो, कॉस एक्स की रेंज -1 से 1 तक होती है। यदि कॉस एक्स + 2 की रेंज देखोगे तो किसके बीच में? 1 से 3 के बीच में। तो कॉस एक्स + 2 की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नहीं? 1 से 3 के बीच में। तो ये भी साइन कन्वेंशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो जो साइन कन्वेंशन में पार्टिसिपेट कर रहा वो कौन है? -6 है, क्योंकि ये साइन को बदल देगा। और कौन है? cos x है। और कौन है? 2 cos x + 1। ये साइन कन्वेंशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अभी साइन कन्वेंशन बना लेते हैं हम लोग, किसके बीच में? 0 से पाई के बीच में। इतना नोट करो पहले। तो साइन एक्स पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा साइन कन्वेंशन में, क्योंकि वो पॉजिटिव है। cos x + 2 भी हमेशा पॉजिटिव, तो इसके कारण साइन चेंज नहीं होगा। ये कुछ लोग हैं जिनके कारण साइन पे साइन डिपेंड करेगा।
इतना नोट हो गया। चलिए अब इसका साइन कन्वेंशन किसके बीच में देखना है? अरे बोलो भाई, साइन कन्वेंशन किसके बीच में? जीरो से, अरे बोलो भाई, जीरो से पाई के बीच में साइन कन्वेंशन, क्योंकि इसी में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये कब जीरो हो सकता है? कॉस पाई बाय 2 90, और कहीं तो एक तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया पाई बाय 2, जहां पर भाई जैसे ये लिखा होता था ना x माइनस 1 x माइनस 2, ये होता था ना f डैश x, तो हम बोलते थे 1 पर 0 और 2 पर 0, इन्हीं को क्रिटिकल पॉइंट लेते थे, इन्हीं के इधर उधर बिहेवियर चेंज होता था। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं इनको जीरो करके ही क्रिटिकल पॉइंट पता चलता है, इसके उधर और इधर बिहेवियर क्या हो सकता है? चेंज। तो ये जीरो कब? पाई बाय 2 पर। और 2 cos x प्लस 1 जीरो कब? 3 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 3 कितना? 2 पाई बाय 3। अब यही नहीं समझ में साला 2 पाई बाय 3 कितना एंगल होता है, क्यों है? समझ में आया 2 पाई बाय 3? बताओ कैसे आया 2 पाई बाय 3? एक मिनट, ये फैक्टर जीरो किया, यहां से आया cos x इक्वल टू -1/2। गुड, उधर लिखेंगे हम लोग ये cos पाई माइनस पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाय 3 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू कैसी? नेगेटिव, और पाई बाय 3 पर एक्चुअल में 1/2 होता था, तो इसलिए -1/2 के लिए पाई माइनस पाई बाय 3, तो एंगल कितना बचा? 2 पाई बाई 3। इसका मतलब ये 90 पर पाई बाय 2 पर 0, और ये किस पे 0? 2 पाई बाई 3। अब दोनों में बड़ा कौन? आप बताओ बेटा, बड़ा कौन है पाई बाई 2 में और 2 पाई बाय 3 में? हाँ, बड़ा कौन है? बहुत देर लग रही बेटा, पाई बाय 2 बड़ा है। पाई बाय 2 इसके बीचों बीच होगा बेटा, है ना? ऐसे पाई बाय 2 यहां कहीं होगा, और पाई बाय 2 ये बड़ा है, तो नहीं बड़ा है। कौन बड़ा है? 2 पाई बाय 3 बड़ा है। केवल कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं? 2 हैं। जीरो से पाई के बीच में कौन? पाई बाय 2 और 2 पाई बाय 3। अब इसमें देखो, जीरो से पाई बाय 2 में कोई बिहेवियर होगा, फिर पाई बाय 2 से 2 पाई बाय 3 में कोई बिहेवियर होगा, फिर 2 पाई बाय 3 से पाई के बीच में कोई बिहेवियर होगा, और वो सारा का सारा बिहेवियर इसी पे डिपेंड करेगा। अब आप सोचो, जीरो से पाई बाय 2 में कॉस कैसा? कॉस कैसा? इंटू 2 पॉजिटिव, प्लस 1 पॉजिटिव, सबके आगे क्या लग गया? माइनस, इसलिए नेगेटिव। एक चीज समझा दी मैंने, आगे वाला तुम समझो, करो। फिल इन द ब्लैंक। अरे फिल इन द, अभी समझ में आ रहा है? एक चीज समझाया, आगे फिल इन द ब्लैंक, प्लस माइनस फिल करो। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हो गया? चलो भाई, एक बच्चे ने फिल कर लिया है, तो देखते भाई। पाई बाय 2 से 2 पाई बाय 3 में पॉजिटिव आएगा, कैसे? एक बार देखते हैं, ये कौन सा क्वाड्रेंट में है? कौन से? सेकेंड वाले में। सेकेंड वाले में कॉस कैसा? माइनस का। ये कॉस कैसा? माइनस का, लेकिन वो 2 और प्लस 1 के कारण पता नहीं कैसा कैसा 2 पाई बाई 3 से छोटा एंगल रखोगे कैसा आएगा? पक्का पॉजिटिव आएगा। 2 पाई बाई 3 कितना एंगल है? 120। ये कितना? 90। 90 से 120 के बीच में देख लेते भाई, जिनको नहीं आता उनके लिए। 90 से 120 के बीच में x की वैल्यू कितनी? 90 से 120। अरे ऐसे लिख लो, इस पे x पे क्या लेना है? cos।
कॉस लिया, अच्छा 90 से 100 के बीच, 120 के बीच में जो एंगल होता है कॉस इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? अरे इनइक्वालिटी है ना, कॉस ले रहे तो इनइक्वालिटी सेम या चेंज, ये भी तो देखना पड़ेगा। इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? पक्का? अरे कॉस का ग्राफ आप सब बनाना जानते हो, ऐसे करके ऐसे बनाया था कि नहीं? यहां पर क्या था, कैसा था, पाई बाय टू, इधर कहीं 2 पाई बाय 3, तो इतने में डिक्रीजिंग है कि नहीं? पाई बाय 2 के आगे डिक्रीजिंग दिख रहा है, तो कैसा फंक्शन, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब इनइक्वालिटी साइन चेंज। तो कॉस लिया तो कॉस 120 की वैल्यू माइनस का 1/2 कॉस 90 0, इनइक्वालिटी साइन क्या हो गया, चेंज। बात समझ में आई? अब कॉस एक्स को किसकी जरूरत, 2 की, 2 कॉस एक्स, तो इधर तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई 0, इधर 2 से मल्टीप्लाई -1, अब कितना ऐड कर दे, 1। यदि इसमें 1 ऐड करोगे तो 1 ऐड करने पर इधर कितना, 0, इधर कितना, 1, तो 2 cos x प्लस 1 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, वो भी किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में। तो ये क्वांटिटी कैसी, पॉजिटिव, ये वाली कैसी, नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट है, सीधे सीधे कॉस नेगेटिव, ये कैसा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये वाला कैसा, पक्का। ये कितना एंगल है, 100, ये कितना, 180, 120 से 180 के बीच में 150, कॉस 150, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, कॉस 150, नेगेटिव मत सोचो, अब इसमें नंबर देखना पड़ेगा, ये ओवरऑल कैसी, अबे नेगेटिव मत, इसमें जोड़ना घटाना पड़ेगा ना, नेगेटिव आएगा पक्का। ओवरऑल जब जोड़ोगे, अरे अच्छा ये बताओ कॉस 150 की वैल्यू कितनी, कॉस 150 की वैल्यू कितनी, आप बताओ बेटा कितनी, बताएंगे, शर्मा रही, बता ही नहीं रही, तुम बताओ बेटा कॉस 150 की वैल्यू, -2/2 से 3 के बीच में, हाँ, -2/√3, पक्का सही है, तो सही है क्या यार, अच्छा ये नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव, नेगेटिव को -2 से मल्टीप्लाई करो, 1 जोड़ोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, अब वो जोड़ो घटाओ तुम, तो ये नेगेटिव टोटल आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है? तो 0 से π/2 में डिक्रीजिंग, और π/2 से 2π/3 में इंक्रीजिंग, 2π/3 से पाई के बीच में डिक्रीजिंग। बहुत आसान करके पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज बता रहे हैं, इतना समझ में आया? अब जब तुमको ये पता चल गया कहाँ डिक्रीजिंग है कहाँ इंक्रीजिंग है, तो रफ स्केच नहीं बना सकते हो, इतने में 0 से π/2 में कैसा डिक्रीजिंग, π/2 से 2π/3 में इंक्रीजिंग, फिर 2π/3 से पाई में डिक्रीजिंग, बना दो। अब तो बच्चों वाला गेम है ना? अरे तुमको बस ये रफ बना देना है, कॉन्केविटी गई उससे मतलब नहीं है, कॉन्केविटी से मतलब आपको नहीं, बस ये बना दो इतने में इंक्रीजिंग इतने में डिक्रीजिंग, कहां से कैसे। अरे एक अभी बनाया था ना, x² इंटू ई की पावर -x वाला, बस वो बोला इंक्रीजिंग, हमने बना दिया इंक्रीजिंग, वो बोला डिक्रीजिंग, मैंने बना दिया डिक्रीजिंग। कॉन्केविटी तो हमने देखी ही नहीं, तो आप भी ना देखो, बन गया। हाँ तो ग्राफ बना लो भैया, केवल 0 से पाई के बीच में बनाना है।
बेटा प्लीज बातें नहीं। आप जीरो से पाई के बीच में ग्राफ बनाने की कोशिश करें। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। क्रिटिकल पॉइंट पाई बाय 2 मिलेगा, ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, और 2 पाई बाय 3 यहां कहीं होगा, 2 पाई बाय 3, और ये यहां कहीं होगा पाई। आपको जीरो से पाई के बीच में ग्राफ बनाना है, जीरो के इधर नहीं बनाना है और पाई के उधर नहीं बनाना है, केवल इन बाउंड्रीज के बीच में ग्राफ बनाना है। अब सुनो बेटा, जैसे लास्ट वाला ग्राफ बनाया था तो सबसे पहले जो ये नंबर्स दिख रहे इन पे क्या निकाली थी? अरे उसमें कौन कौन से नंबर दिख रहे थे? अरे एक 0 दिख रहा था, और एक कौन सा दिख रहा था? एक 2 दिख रहा था, 0 2 पे निकाल लिया था। तो यहां जो जो दिख रहा है वहां वहां निकाल ले। और किनारे भी, जैसे उसमें किनारा माइनस इनफाइनाइट था और उधर प्लस इनफाइनाइट, तो यहां किनारे कौन से हैं? 0 और पाई। तो सबसे पहले 0 रख के देखो, इसमें फंक्शन में 0 रखो। cos 0 1 1 इंटू 3, 3 प्लस 10 13, 13 और 6 19 से 3 गया 16। 0 रखने पर तो 0 के सामने कितना? 16। यहां पर यहां फंक्शन होगा 0 के सामने। किसी को कोई दिक्कत? अरे 0 रख के देखो, cos 0 1 हो जाएगा, पूरा जोड़ दो। फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, डेरिवेटिव की ना निकालने लगना। अरे फंक्शन ड्रॉ कर रहे हैं, ग्राफ किसका? fx का। पता चला तुमने 0 रख दिया डेरिवेटिव में। भाई डेरिवेटिव इतनी मेहनत से आया है, उसका तो यूज करना है। अरे करना कि नहीं? तो तुम लोग कर सकते हो यूज। अच्छा, इसके बाद दूसरा पाई रख के देखे, पाई कॉस पाई। तो लोग -1 बोलते तो आधो को आ जाता है ना? बोला करो कॉस पाई -1। तो रख के देखो टोटल कितना बना? -3। नीचे चला गया ग्राफ, -1 -2 -3 यहां होगा। देख लो भाई, -4। अरे चलो -4 मान लो उसको। पाई पे -4 आएगा, इसके ये जो है ये यहां पर -4 है, ठीक? अरे बोलो भाई, रख के रखो 0 पे 16, पाई रखा -4, पाई बाय 2 पर -3, तो -3 इसके थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, ये थोड़ा और नीचे कर देते तो सही रहता है। अब क्या करें, एक बच्चे ने बोल दिया -3 तो वहीं बना दिया। थोड़ा और नीचे कर दे रहे, इसको भी नीचे। ये -3 है पाई बाय 2 पर, और ये -4 है पाई पर, और 2 पाई बाय 3 पर -41/16। माइनस मतलब नीचे ही रहेगा। -3 से बड़ा कि छोटा? बड़ा। 2 पाई बाय 3 दिक्कत कर रहा है इस जगह पर। अरे बोलो भाई। अच्छा ये बताओ, 0 से पाई बाय 2 में कैसा? डिक्रीजिंग। बात समझ में आ रही है? और पाई बाय 2 से 2 पाई बाय 3 में कैसा? इंक्रीजिंग। और 2 पाई बाय 3 से पाई में डिक्रीजिंग। अरे बोलो भाई, ग्राफ बनाना सबसे आसान है, लेकिन कब आसान है? जब हमें क्या पता हो? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता तो ऐसा तो बन जाएगा, बट थोड़ा कॉन्केविटी में लफड़ा हो जाता है बस। तो कॉन्केविटी को भी समझने के लिए हम लोग किसका इंतजार करते रहेंगे? मैक्सिमा मिनिमा। वहां पर यह चीज भी सुधार देंगे, ठीक है? हालांकि कॉन्केविटी मैंने सही बनाई है, आप इसको लिख लो, ठीक है? और कॉन्केविटी को बिल्कुल देखना है तो फिर हमें हालांकि ज्यादा कॉन्केविटी की जरूरत नहीं पड़ती। वहां इंटरसेक्शन देखते हैं, पूछते हैं कि कितने इंटरसेक्शन क्या, ठीक है? तो ये रफ स्केच बना लो। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सब बढ़िया बच्चों, अच्छे सब आंसर कर रहे हो, सबको आता है।
कि कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई कितना होता है, डिफरेंशिएशन आता है। किसी का कुछ कॉस में आ रहा था, किसी का कुछ आ रहा था, सब अलग अलग आंसर कर रहे थे, कितने सारे आंसर आ रहे थे, बढ़िया बढ़िया आंसर आ रहे थे। कोई बता रहा था जब कॉस एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में थी, उससे बड़ा ए था, तो कोई कुछ बता रहा था -1 से 1 के बीच में। अरे इतनी इतनी चीजें बढ़िया से नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम उसको छोटा बना रहे हो, बड़ा ज्यादा नहीं कर रहे हो। अरे ठीक, बढ़िया है, गुड, एक नंबर है ना, सब बढ़िया। अच्छा अब एक क्वेश्चन और पूछूंगा, चलो हटाओ छोड़ो जाओ, तुम लोग भूखे भूखे हो जाओगे। हाँ क्वेश्चन पूछ ले, पूछे, जो क्वेश्चन बता देगा उसकी छुट्टी, और जो नहीं बता पाया उसकी छुट्टी नहीं होगी, ठीक है। चलो भाई, आईआईटी जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स इज, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स इज 3। क्वेश्चन दिया था मैंने, दिया था इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने नहीं पूछा, तो दोबारा पूछ ले रहा हूं। ट्रेस ऑफ ए क्यूब इक्वल टू -18, देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आईआईटी जेई एडवांस, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी गिवन है 2x2, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2x2 है, यदि ए का ट्रेस देखोगे तो 3 है, बी सॉरी ए क्यूब का देखोगे तो -18 है, और ए का डिटर्मिनेंट बताना है। दिया था क्या? अरे यही क्वेश्चन दिया था, उसमें तो डिजिट तो चेंज नहीं है, क्योंकि मुझे डिजिट डिजिट में भूल सकता हूं ना। अरे 2 क्वेश्चन दिए थे, 2-3 एक दिन, अब उसमें नहीं होगा तो ये वाला करो फिर भी, और जो कर देगा वो जा सकता है, मैं यहीं बैठा हूं, ठीक है। और जो नहीं कर पाएगा, और यदि किसी का मैंने फोन निकला हुआ देखा, ठीक है, तो उसका फोन मैं पटक दूंगा, टूट जाएगा, क्योंकि इसमें आप लोग फोन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि भूख लग रही, जाना भी हो सकता है। आधे तो अत्याचार में मारे जाएंगे, साला कौन सा अत्याचार हो रहा है, वैसे भी नहीं आता है, कहां से कर पाएंगे। खड़े हो बेटा, तुम खड़े हो, चश्मा जो लगाए हो, हाँ खड़े हो तुम, खड़े हो। 12th पास हो, 12th पास हो कि नहीं? अच्छा करोगे अभी तो बैठ जाओ, वो जान रहा अभी नहीं है ना, बैठो। बेटा चलो, चेयर ले ऑफिस, और उनसे कहना कुछ खाने पीने को, भूख लगी बहुत, यहीं बैठ के हम लोग खाएं, हम खाएंगे आराम से। अरे भाई वो आ जाए, इससे आसान क्वेश्चन चाहिए एडवांस का नहीं हो सकता है। ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं दिया है। रहने दो रहने दो, अब अत्याचार नहीं करेंगे, तुम सब अपने बच्चे हो, है ना।
समझो, ए मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, कैसी भी हो सकती है, हमने मान लिया डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका ट्रेस कितना होगा, डायगोनल का सम d1 प्लस d2 इक्वल टू 3, एक इक्वेशन आ गई। अच्छा, इसके बाद क्या बोला गया, ए क्यूब तो डायगोनल में सीधे क्यूब हो जाएगा, d1 का क्यूब d2 का क्यूब, इसमें d1 का क्यूब प्लस d2 का क्यूब कितना आ गया, -18। अब इसका क्या पूछा गया है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू, अरे बोलो ए का डिटर्मिनेंट कितना, d1 इंटू d2, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दीजिए, d1 d2 आ जाएगा कि नहीं, डिटर्मिनेंट आ गया। अरे बोलो, क्या करते हो तुम लोग यार, और ये नहीं कि इन दोनों को सॉल्व करने लगना, अरे इसी में d1 d2 बन जाएगा। ये जो इक्वेशन है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सुनो फॉर्मूला बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, बड़ा क्वेश्चन है। आप बताओ बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हेलो इधर बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मैथ नहीं आती है समझ में, कहा किया जाए, अत्याचार हो रहा है, हाय भगवान। आंसर देखते हैं क्योंकि 5 आ रहा है। आप बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको लिखोगे ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या लिखोगे, माइनस का ए बी, अरे बोलो भाई, d1 प्लस d2, d1 प्लस d2 3, इस 3 को उधर डिवाइड मार दो, जैसे उधर डिवाइड मारोगे कितना, -6, d1 प्लस d2, d1 का स्क्वायर प्लस d2 के स्क्वायर को d1 प्लस d2 का माइनस का 3 d1 d2, आया, अरे इसका स्क्वायर क्या लिखोगे, ये d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 d1 d2, और ये एक माइनस पहले से था, माइनस का 3 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी, 3 का स्क्वायर 9, प्लस का 9 उधर गया, -9, -6 -9 -15, तो -3 d1 d2 इक्वल टू -3 -15, एक और दे, अच्छा,